नाज़रीन, आईजी पंजाब की तब्दीली के बाद उठने वाली गर्द अभी तक बैठी नहीं है। अब ये इंतजामी और सियासी मामला अदालती भी बनने जा रहा है। नून लीग शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब के ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ अदालत चली गई। दरख्वास्त जुमेरात की सुबह 9 बजे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है और लीगी रवैया बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है, पंजाब में 5 आईजीज बदले जा चुके। इन तमाम तब्दीलियों पर नून लीग खामोश रही। अब शुएब दस्तगीर को हटाए जाने पर ही क्यों रद्द अमल दिया गया? नून लीग की शुएब दस्तगीर से हमदर्दी के पीछे वजह क्या है? क्या शुएब दस्तगीर को हटाए जाने से नून लीग के सियासी अज़ाइम को धचका पहुंच सकता है? CCPO और IG पंजाब के झगड़े में नून लीग का क्या स्टेक है? क्या नून लीग को यह खौफ था कि CCPO लाहौर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? कैप्टन रिटायर्ड सफदर और CCPO उमर शरीफ में टेलीफोन पर क्या गुफ्तगू हुई? नून लीग इनाम गनी की तैनाती को सियासी इंतकाम क्यों करार दे रही है? जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस गर्दी कर रही है और उस मकसद के लिए ऐसे ऑफिसर्स को जिनका माजी दागदार है, जो इन कार्रवाइयों में पहले से शोहरत रखते हैं, उनको जो है वो ला के जो है वो लगाया गया है। एक IG को जो जल्लाद की शक्ल में PMLN के लिए प्लांट किया गया है, जिसको सिर्फ ये काम दिया गया है कि उसने PMLN का सफाया करना है। ये शहजाद अकबर ने लाहौर आकर इस तबादले में अपना किरदार अदा किया। और सवाल तो ये भी पैदा होता है कि पंजाब पुलिस में एक जूनियर ऑफिसर को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ ने सबसे सीनियर अफसर की कुर्बानी क्यों दी? IG और CCPO में इख्तलाफ के बाद IG को ओहदे से क्यों हटाया गया? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक IG के मुकाबले पर एक CCPO क्यों अजीज है? CCPO भी वो जिन्हें माजी में प्रमोशन के लिए अहल ना समझा गया था। आज रोजनामा जंग में सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के सामने उमर शेख की साख से मुतालिक इंतहाई मनफी रिपोर्ट पेश की थी। CSB ने इन्हें दागदार करियर वाला ऑफिसर करार दिया था। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान कवायद व ज़वाबित के हवाले से उनकी समझ बूझ को महदूद करार दिया गया था। अब मुस्लिम लीग नून ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब का तबादला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें वफाक और सूबाई हुकूमत मौजूदा IG, साबिक IG, CCPO उमर शेख और एडिशनल IG को फरीक बनाया गया। लीगी रहनुमा की दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि IG पंजाब का तबादला पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अदालत से IG पंजाब का तबादला कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई है। ये भी दरख्वास्त की गई है कि CCPO लाहौर का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया जाए। साबिक इंस्पेक्टर जनरल की एसोसिएशन ने भी तबादलों पर तशवीश का इज़हार किया। इजलास के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो 2 साल में किसी IG को 4.5 माह से ज्यादा काम नहीं करने दिया गया। इस तरह के तबादलों से मोराल और डिसिप्लिन पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि नून लीग को IG से इतनी हमदर्दी क्यों और CCPO से इतना इख्तलाफ क्यों? क्या CCPO की तैनाती के पीछे कोई बहुत ही तगड़ी सियासी सिफारिश थी? क्या इन्हें नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तैनात किया गया था? नून लीग की शुएब दस्तगीर से मोहब्बत की वजह सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ अपने प्रोग्राम में बयान कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर नून लीग के लिए नरम गोशा रखते थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने CCPO उमर शेख को धमकिया में फ़ोन भी किया था और नून लीग के लिए मरात मांगी थी, लेकिन इन्हें इनकार कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने भी अपनी गुफ्तगू में टेलीफोनिक धमकियों का जिक्र किया। आज अवाम को नजर आ गया कि सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर मर्जी का नहीं लगा, जिसको फोन करके धमकाया नहीं जा सकता, तो सियासी लूज मोशन हो गए तमाम लोगों को। IG और CCPO में इख्तलाफात की वजह यह सामने आई थी कि CCPO ने लाहौर पुलिस के अफसरान को IG का बराह रास्त हुक्म मानने से मना किया था। IG शुएब दस्तगीर को हटाए जाने के बाद CCPO उमर शेख ने कई TV चैनल्स को इंटरव्यू दिए और अपनी हद तक मामले की वजाहत दी। CCPO उमर शेख ने वजाहत देने के साथ साथ इस बात का एतराफ़ भी किया कि हो सकता है जोश खिताबत में उन्होंने कुछ ऐसी बात भी कह दी हो जो आदाब के खिलाफ थी, नामुनासिब थी। और इसके मातहत के दरमियान सरकारी सतह पर तनाज़ा हुआ। हुकूमत ने इंतजामी तौर पर इसको देखा और फिर एक इंतजामी फैसला किया, लेकिन फिर भी नून लीग ने अपना वजन उमर शेख मुखालिफ पलड़े में डाल दिया है, जबकि उमर शेख
किसी भी किस्म के सियासी अज़ाइम से यकसर इनकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो तो पुलिस वालों की पुलिसिंग पर यकीन रखते हैं। किसी गलत काम में पुलिस वाला भी मुलव्विस पाया जाए तो इसे भी हथकड़ी लगा देते। नए आईजी पंजाब इनाम गनी ने भी आज अपना ओहदा संभाल लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरिट अव्वलीन तरजीह होगी और करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी जो फील्ड में परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। जज़ा का मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेरिट को एस्टैब्लिश करें। कुछ चीज़ें हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करप्शन किसी भी सूरत कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नए आईजी पंजाब के इरादे तो अच्छे हैं। दूसरा, किसी भी आईजी की तैनाती हुकूमत के अख्तियार है। फिर नून लीग शुएब दस्तगीर के लिए अदालत गई, क्यों गई, इस सवाल का जवाब लेंगे नून लीग दरख्वास्त गुजार और सीनियर लीडर जनाब मलिक अहमद खान साहब से। मलिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपके पास टेक्निकली शायद बहुत मजबूत रीजन हो एंड आप उसका जवाब भी बहुत अच्छे से शायद दे लें, बिकॉज यू योरसेल्फ अ लॉयर। लेकिन सर, ये एक सियासी मामला भी बन चुका है। अब इससे पहले जो आईजी तब्दील हुए वो भी अच्छे आईजी होंगे, उस पर नून लीग को कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अदालत नहीं गए। दस्तगीर साहब की तब्दीली पर नून लीग का अदालत जाना और उससे पहले ये अफवाहें सरगर्म होना कि एक नरम गोशा खुशाब दस्तगीर का नून लीग के लिए और फिर CCPO लाहौर के मुखालिफ एक धड़ा जो नून लीग में मौजूद है, इन तासुरात को तकवीयत भी देता है। सर, इसका जवाब दीजिएगा। जी अली, आपका बहुत शुक्रिया और आपने एक बड़ा मुफस्सल अपना इंट्रो दिया है। देखिए, ये पहले तो रिकॉर्ड करेक्ट कर लें कि पहले IGPs के तकर्रुर तबादले को चैलेंज नहीं किया गया और वही एडवोकेट हैं जो मेरे काउंसिल हैं उसामा खावर, वो मेरे ऑफिस में मेरे एसोसिएट हैं और जब उन्होंने किया तो तब भी मेरे नॉलेज में था। जब इनसे पहले IGP की अमजद जावेद सलीमी साहब की, हाफिज़ रहमान अजीज़ एडवोकेट मेरे एसोसिएट हैं एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 8 years वी आर वर्किंग टुगेदर। तो मेरे चैम्बर से इन 2 IGPs के ख़िलाफ़ इनके तकर्रुर तबादले के ख़िलाफ़ पिटिशन्स की गई, लेकिन सम और अदर वो पिटिशन्स जो थी वो रेगुलर हेयरिंग के लिए फ़िक्स हुई और उसके बाद दोबारा उनकी डेट्स फॉर वन रीज़न और अनदर और फिर कोरोना के मामलात आ गए तो वो पेंडिंग होती चली गई। ये जो मेरी पिटीशन है इसमें किसी जगह आपको ये जिक्र नहीं मिलेगा कि ना, मतलब एहसन इकबाल साहब के बयानात हैं, आपने बिल्कुल किया होगा। अली, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज काइंडली हेयर मी आउट। आप मेरा मुद्दा सुन लें, आपका कोई सवाल पीछे नहीं रह जाएगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो मेरा मुद्दा है, मेरा मुद्दा एज अ मेंबर ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली है और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये किसी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के पास कोई ऐसी डिस्क्रेशन नहीं है जो कानून में लिखी नहीं हुई। अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक्ट करना है तो उसे इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना पड़ेगा, इन अकॉर्डेंस इन लॉ करना पड़ेगा। और अगर चीफ मिनिस्टर ने करना है तो उनको भी जिस तरीक़े कार के मुताबिक उनको कानून ने एक्सप्रेसली कहा हुआ है वैसे ही करेंगे। अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो ये इलीगल ऑर्डर है और मैं इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोर्ट में इसलिए गया हूँ कि ये पुलिस ऑर्डर के जो सेक्शन 11 और 12 हैं उनकी शीयर वायलेशन है। ये तो इसका लीगल एस्पेक्ट है। दूसरा, मैं इसके ख़िलाफ़ इसलिए गया हूँ कि ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मैं एक एडवोकेट ऑफ कोर्ट हूँ, मैं हाई कोर्ट को असिस्ट करता हूँ मुख्तलिफ़ मुकदमात में। तो मैं ये भी समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर, जिनकी एक लंबी लिस्ट है, वो मैं काउंट करूँ तो नंबर विल एक्सीड हंड्रेड्स, जिनमें बार बार ये कहा गया है कि जब तैनाती होगी IGP की तो किन हालात में होगी। तीसरा, मैं एक स्टेक होल्डर हूँ, बड़ा सीरियस स्टेक होल्डर हूँ पुलिस की वर्किंग के साथ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मेरी दिन रात पुलिस की इंटरेक्शन रहती है फ्रॉम SHO टू DPO एंड DPO टू IGP। मेरे नज़दीक फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता सकता हूँ कि मेरी शुएब दस्तगीर साहब के साथ सिर्फ एक पुलिस रिफॉर्म्स की कमेटी के अंदर एक इंटरेक्शन है, उसके अलावा जब तक वो IGP रहे मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं। मलिक साहब, मेरा सवाल इनाम गनी से मेरा कोई ग्रज नहीं। देखिए, मुझे इंटरप्ट इसलिए करना पड़ रहा है यार, आप मेरी बात सुन लेना एक सेकंड। अली
सर आप मेरे सवाल के जवाब तक रुक जाएंगे तो मैं आपका देखिए आपकी बात ठीक है सर, हम यहाँ पे एक डायलॉग भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, किसी चीज पे अगर हमें लग रहा है कि किसी और तरफ जा रही है तो वापस भी ला सकते हैं उसको। The point which I want to make, the point which I want to make, let me conclude का एक तासुर उभर रहा है। मैंने आगाज में कहा सर कि टेक्निकली यू मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रांग रीजन। आपको मैं वो चैलेंज कर ही नहीं रहा कि आप क्यों गए हैं। यू मस्ट बी हैविंग अ वेरी स्ट्रांग रीजन। ये आपके लिए हैदर, ये आपकी बात एब्सोल्युटली ना सुने। आपको मैंने जब 3 दफा ये बात बता दी है तो मैं को पर्शियन में थोड़ी कह रहा हूँ यार। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अमजद जावेद सलीमी के ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया कोर्ट में, मेरे एसोसिएट हैं, मेरे लॉ ऑफिस से वो चैलेंज हुए हैं। उसके बाद जो उनके बाद एक आईजीपी का ट्रांसफ़र ऑर्डर इन्होंने किया, उसको भी मेरे एसोसिएट हैं उसामा खावर, उन्होंने चैलेंज किया लेकिन फिक्स नहीं हो पाया। तो इन सो मैनी क्लियर वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू कि हमारा क्वेश्चन पुलिस ऑर्डर की कंप्लाइंस के मुतल्लिक है। मैंने ये पिटीशन अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में की है। मैंने ये पिटीशन इसलिए की है कि मैं नहीं चाहता कि देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरे नज़दीक अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडी ख्वाजा के केस में मौक़िफ़ लिया है तो मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ कि ये अमल है और वो तलकीन थी। ये मेरा मुद्दा है। हाँ, सियासी पहलू इसका है कि मैं इमरान खान को एक्सपोज करूँ, और उसका सियासी पहलू ये भी है कि अगर वो मेरे मुतल्लिक ये फैसला करता है कि मेरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी और पिछले 6 साल वो हर मेंबर पे खड़े होकर चीख चलाकर ये प्राइम मिनिस्टर कहते रहे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को शीशा दिखाना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसको कहते हैं। नो, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू आंसर दिस। 6 IGPs इन 2 years। किसी और हुकूमत की तारीख में आप इतना पूरा उनके 10-10 साल के टेन्योर के अंदर इतने IGPs के ट्रांसफर्स नहीं देखते। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होगी जब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के रूल की जो कि कानून आपको पाबंद करता है उसकी पासदारी ना हो। रिमूवल का एक प्रोसीजर दिया गया है कि अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग IGP है तो उसकी नॉन परफॉर्मेंस पर उसको पहले बुलाकर वजाहत तलब की जाएगी। आप 6 IG खा जाते हैं। क्या उस्मान बुज़दार कोई एलियन है कि पाकिस्तान का लॉ उसके ऊपर नहीं लगता? कम ऑन यार, कॉल स्पेड अ स्पेड। आप इसकी जो एंगलिंग ढूंढ रहे हैं, यस, ये जो उमर शेख CCPO आए हैं, हमें इनके क्रेडेंशियल्स पर बिल्कुल उनके ऊपर हमने सवाल इसी अदालत में इस पिटीशन के अंदर उठाए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा हक था जिसके तहत आपने 780 ऐड कर दी। मेरा ये सवाल है उनसे और ये मैं पूछूंगा उनसे। लेकिन जो ये पिटीशन है ये स्ट्रिक्टली फॉर कंप्लायंस ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002, फॉर कंप्लायंस ऑफ सिक्योरिटी टेन्योर, for compliance of seniority principle, for compliance of orders of the Supreme Court, for compliance of the orders of the Lahore High Court and many other high courts in this country। यानी जो दूसरों के लिए एडी ख्वाजा पे जब कराची जाके तकरीर की और जब ये फरमाया कि इनका तबादला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो क्या आज शुएब दस्तगीर का तबादला और उनकी जगह लगाए गए नए IGP का तबादला उस पूरी तकरीर के खिलाफ नहीं है इमरान खान के? वो जो मर्जी कह ले, उनसे सवाल कोई नहीं, और आप इसके अंदर से सियासी पहलू तलाश कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं सर। मैं सियासी पहलू क्यों तलाश कर रहा हूं, उसकी वजह सर ये है, ये बात शहबाज गिल साहब ने भी की, अरशद शरीफ साहब ने भी की अपने प्रोग्राम में कि कैप्टन सफदर CCPO को कॉल करते हैं, कॉल के दौरान तल्ख कलामी भी होती है। सर मेरा सवाल ये था, जो सियासी पहलू ढूंढा जा रहा है वो ये है कि उन्होंने किस कैपेसिटी में उनको कॉल किया, फिर वो तल्ख कलामी किस बात पे हुई, वो क्या चाहते थे ऐसा CCPO से? अगर उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो कानून के थ्रू आते, वो कानून का दरवाजा खटखटाते। नहीं, आप पहले तो ये ज़रा थोड़ा इस चीज़ को क्लियर कर लें कि एक रुकने कौमी असेंबली को अगर कोई ग्रीवियंस होगा तो क्या वो किसी पब्लिक ऑफिस में बैठे पुलिस ऑफिसर को कॉल नहीं करेगा? ही हैज़ एवरी राइट टू कॉल हिम। कैप्टन सफदर क्या उनसे ये सवाल नहीं करेगा कि उनके खिलाफ कैप्टन सफदर? तो क्या कैप्टन सफदर क्या रुकने असेंबली नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? अगर वो पूछते हैं उनका कोई ग्रीवियंस है और उससे पूछते हैं कि आपने अंडर व्हाट लॉफुल अथॉरिटी आपने कोई लीगल काम किया है और आपने 780 आज नहीं है तो कल तो थे ना भाई। अगर आज भी है तो पता कर लें आप। ये तो फिर देखें ना, मेरी बात सुने ना अली, एक सेकंड ये बात करने लग जाएगा मैं किसी जमाने में प्राइम मिनिस्टर था। ये देखें ना, ये आपकी देखें, ये आपके ये सवाल ऐसे हैं कि आप मुझसे क़याम में मुझे खड़ा करके आप मुझसे अता याद पढ़वाने के लिए कहें। यार आप कैसे सवाल कर रहे हैं? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू एट ऑल।
लेकिन एनीवेज आपका सवाल है, मैं जवाब देता हूं। देखिए मुझे ये आपसे कहना है, सुन लेना, ठहरे देखिए बात सुन। इल्जाम लग रहे हैं, मैं उसका जवाब मांग रहा हूं। कैप्टन सफदर हैज, एक सेकंड ठहरे ना, मैं सुने ना, कोई इल्जाम नहीं है। ये इल्जाम क्या है? इल्जाम जिन पर लगने चाहिए, इल्जाम उन पे लगना चाहिए जिन्होंने 780A की दफा गलत लगाई। इल्जाम उन पे लगना चाहिए जिन्होंने निहत्ते कारकुनों के ऊपर, ये जो पुलिस की वो थी अपना, वो जो स्प्रे कर रहे थे वाटर, उसके अंदर केमिकल्स डाल के उनके ऊपर स्प्रे किए, उनके ऊपर इल्जाम लगने चाहिए। पूरे विजुअल्स अवेलेबल हैं उसके भी। वो एक विजुअल तो आप दिखा दें, दूसरा विजुअल दिखाए ना, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। नहीं, ये मॉडल टाउन की बात नहीं, मैं ये नैब कोर्ट के मारा था। देखिए मॉडल टाउन के वाकये को नोबडी कैन, नहीं, मॉडल टाउन के वाकये को मैंने उसका कभी कोई डिफेंस नहीं दिया। मैं कोई अंधी पैरवी करने वाला शख्स नहीं हूँ। मॉडल टाउन में कीमती जानें ज़ाया हुई, उनका हमें शदीद अफसोस है। एक सेकंड होल्ड ऑन, उनका हमें शदीद अफसोस है सर। उस पर हमें उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, और वो एक इंसिडेंट ऐसा है जो एक ब्लेमिश के तौर पे हमारी गवर्नेंस के साथ जाता है, तो उसको आप इसके साथ देखें। ये आईजीपी का ट्रांसफर, आप मुझे बताएं अली, यू आंसर मी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने मुझे बताएं कि इमरान खान की क्या पोजीशन थी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर पे, एडी ख्वाजा के ऊपर क्या पोजीशन थी उनकी? क्या इमरान खान का ये मौक़िफ़ कि जो पॉलिटिकल बॉसेस आईजीपीज़ को अपने अहकामात ना मानने पर तब्दील करते हैं, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है? ये नहीं था। यू टेल मी इफ इट वाज नॉट द केस देन आई हैव नो केस एट ऑल। और अगर प्राइम मिनिस्टर, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इट इज। आपका मौक़िफ़ यहां तक बिल्कुल ठीक है, और ये भी बात ठीक है कि इन्हीं आईजी साहब की, शुआइब दस्तगीर साहब की, अब से चंद महीने पहले खान साहब तारीफें कर रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये सारी बात चंद महीने नहीं, एक सेकंड, इस पे तो नहीं, लीव, उसको छोड़ दें, इमरान खान की तारीफ को छोड़ दें। उनको तो शायद बाज़ुकात, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन उनकी कही आज की बात कल की कही बात से बहुत मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर पूरी सूबाई काबीना ने एक तारीफ का और एक उनकी अप्रिसिएशन का और एक उनके पंदो नसाए का पूरा एक 4 पेज का एक इन्होंने यहाँ पे सर्कुलर बांटा मीडिया के साथ। सर आई एम सॉरी, आई विश आई वुड हैव कंटिन्यूड। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, हमसे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको ले चलेंगे कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर आ चुके हैं, इफ्तिखार शलवानी साहब। लेकिन वो कहते हैं कि माजी की गलती बांझ नहीं होती, अंडे बच्चे देती रहती है। शलवानी साहब ने माजी में ऐसी कौन सी गलती की है, ब्रेक के बाद बताएंगे। नाज़रीन, कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी के बारे में अहम हकायक सामने आ रहे हैं। उनके माजी की कुछ अहम खबरें आज भी उनका पीछा कर रही हैं। जब वो रावलपिंडी में तैनात थे, उस वक्त पेश आने वाला वाकया उनकी तैनाती से एक बार फिर हाई अलर्ट हो रहा है। 5 सितंबर को सिंध हुकूमत ने इफ्तिखार शलवानी का कमिश्नर के ओहदे से तबादला करके इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला किया था। 8 सितंबर को वज़ीर आला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। आज कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उनकी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतनाज़ हो गई, बदनज़मी का शिकार हो गई। और उसकी वजह यह थी कि इफ्तिखार शलवानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, अपना बयान दिया, लेकिन जब सवालों की बारी आई तो वो सहाफ़ियों के सवाल का जवाब दिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़कर चले गए। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था, लेकिन क्या बात हुई? आप स्टेटमेंट देने क्यों आए थे? आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम आपके। ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया स्टेटमेंट देने, स्टेटमेंट की जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, स्टेटमेंट देने क्यों आए थे? अगर सवालों के जवाब नहीं देने थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही क्या थी? बयान तो प्रेस रिलीज की सूरत में भी जारी किया जा सकता है। इफ्तिखार शलवानी ने गुज़िश्ता रोज एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालते ही KMC के दरवाजे मीडिया के लिए बंद कर दिए थे। आपके चार्ज संभालती हम देख रहे कि मीडिया पे दरवाजे बंद हो गए, गार्ड्स तो हमें दरवाजे पे हाथ तक लगा नहीं दे रहे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी आज मेरा पहला दिन है, बल्कि पहला घंटा है, अभी चीज़ों को समझ रहे हैं। मीडिया के साथ इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, गुज़िश्ता रोज जब समा ने उनसे कुछ सवालात पूछने की कोशिश की थी, तब भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब कराची ने उन्होंने सवालात को नज़रअंदाज किया था। उनसे पूछा गया था कि बतौर कमिश्नर वो कराची में दूध और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल क्यों ना कर सके।
कमिश्नर कराची की हैसियत से आप तो सब्जियों की कीमतें और दूध की कीमतें कम नहीं करा सके, बाई साइड एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह संभालेंगे सब? आराम से तफसीली बात करेंगे जी, तफसीली बात करेंगे, तफसीली बात लोग जानना चाहते हैं सर। इफ्तिखार शलवानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ग्रेड 21 के अफसर हैं। उन्होंने 1989 में सिविल सर्विसेज ज्वाइन की और 1996 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान उनके करियर में इंतहाई अहम वाकया पेश आया। 24 जून 1996 को जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने रावलपिंडी में करप्शन के खिलाफ धरना दिया था। उस वक्त जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर वजीर दाखिला थे, आरिफ नकई वजीर आला पंजाब थे और उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर थे रावलपिंडी के वो थे इफ्तिखार शलवानी। खबरें सामने आई कि इफ्तिखार शलवानी ने जुलूस पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक हुआ। जमात इस्लामी की जानिब से ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि इफ्तिखार शलवानी ने कांस्टेबल की गन पकड़कर खुद फायर किए। रोजनामा जंग के मुताबिक इल्जाम लगने पर इफ्तिखार शलवानी ने गिरफ्तारी भी दी थी और कई रोज अडियाला जेल में कैद भी रहे। उस वक्त जमात इस्लामी के जो अफराद काजी हुसैन अहमद की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनमें फयाजुल हसन चौहान भी शामिल थे, जो इस वक्त पंजाब के वजीर इत्तलात हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लाम खालिद अजीम साहब से, जिन्होंने उस वक्त मुजाहरे की कवरेज की थी। खालिद साहब शुक्रिया। सर, ये एग्जैक्टली वाकया हुआ क्या था? आप भी वहां पर मौजूद थे, तो इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है? जी, मैं सारी बात बताता हूँ। मैं उसको कवर कर रहा था बतौर रिपोर्टर के, और 24 जून 1996 उस दिन काजी हुसैन अहमद साहब का धरना था। उन्होंने बजट के ख़िलाफ़ ये वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान किया हुआ था और उसका आगाज़ उन्होंने लियाकत बाग रावलपिंडी से करना था। सुबह के टाइम से ही हलचल शुरू हो गई थी, वहाँ पे 8 बजे का टाइम था और उसके बाद अचानक जो है वो पुलिस ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और जो मुख्तलिफ जगह से आने वाले काफ़िले थे उनको मुख्तलिफ जगह पे रोका भी गया और उसके साथ साथ हर जगह पे उनके खिलाफ जो है वो तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ हुई। और ये जो खूनी वाक़या है ये तकरीबन कोई 10 और 11 बजे के दरमियान का है और लियाकत बाग से बिल्कुल मुल्हिका मरीड़ चौक है, वहाँ पे जंग अखबार की जो बिल्डिंग है वहाँ पे ये इफ्तिखार शलवानी साहब जो हैं वो उस वक्त मौजूद थे। ये बतौर असिस्टेंट कमिश्नर उस वक्त वहाँ पे थे और जमात इस्लामी का इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने एक कांस्टेबल से गन छीन के फायरिंग की और उससे पहले फायरिंग जो है वो हवाई हो रही थी, लेकिन इफ्तिखार शलवानी साहब ने जो है वो बिल्कुल सीधा फायर किया, जिससे 2 नौजवान जो हैं वो उस वक्त मौके पे ही वो जाँ बहक हो गए थे और उनमें एक जो है वो हाफ़िज़ कुरान थे, गालिबन उनका नाम ज़ुबैर था और दूसरे शफीक थे। तो इनके एक का ताल्लुक गुजरात से और दूसरे का एबटाबाद से। और इसके बाद जो है वो जमात इस्लामी का वो धरना जो है वो तो अपनी जगह पे है, वो फैज़ाबाद तक पहुँचे और वहाँ से उन्होंने एंटर होने की कोशिश की, उनको एंट्री की महदूद एंट्री की इजाज़त दी गई। लेकिन ये जो वाक़या है वो माशरी में उनकी मैयतें पड़ी हुई हमने ख़ुद देखी और ये जमात इस्लामी ने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि FIR दर्ज करवाई जाएगी और ये कहा गया कि इसकी ज़िम्मेदार बराह रास्त उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनके वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी DC रावलपिंडी जावेद इकबाल आवान और AC रावलपिंडी जो इफ्तिखार शलवानी साहब जो हैं वो उनको नामज़द किया गया। और इसके अलावा कुछ पुलिस के लोग भी थे, जिसमें मुलाजिम हुसैन नाम के एक SHO का नाम जो है वो मुझे याद है। तो इनके खिलाफ FIR के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन उस वक्त कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई। उसके नतीजे में जमात इस्लामी को एक रिट दायर करना पड़ी और जस्टिस राशिद अजीज़ ख़ान जो बाद में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए और बाद में वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एलिवेट हुए, उन्होंने इसकी समाअत करके उसके बाद इसके लिए हुक्म दिया था। इस दौरान एक जुडिशल इंक्वायरी भी हुई थी। जस्टिस फलिक शेर जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, बाद में वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उन्होंने वो कंडक्ट की थी और उसमें इनको जिम्मेदार ठहराया था कि ये हुकूमत के इमा पे सारा कुछ हुआ है। तो उसमें जो है वो नामज़द किए गए थे इफ्तिखार शलवानी बतौर एक मुलजिम के, बल्कि उनके नज़दीक तो मेन मुलजिम यही थे। लेकिन बाद में उसके ख़िलाफ़ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर हो गई थी और अगरचे उस पर फैसला नहीं हो सका, क्योंकि जो 2 जज साहबान थे मुनीर शेख और दूसरे थे तनवीर अहमद ख़ान,
उनके माबैन इस बात पे इत्तफाक नहीं हो सका था और वो उसूलन ये मामला रेफरी जज को जाना चाहिए था, लेकिन वो पेंडिंग हो गया और फिर बाद में हुकूमत भी तब्दील हो गई और ये कहा जा सकता है कि जमात इस्लामी ने उस अंदाज में उसको परसू नहीं किया। लेकिन इफ्तिखार शालवानी जो है उनके खिलाफ कत्ल की FIR जो है वो दर्ज हुई थी और शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं वो जो जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उस वक्त वकील के तौर पे पेश हुए थे जमात इस्लामी की तरफ से। तो ये सारी रुदात उस ज़माने की है जिसमें इफ्तिखार शालवानी साहब जो हैं वो बराह रास्त जमात इस्लामी के 2 कारकुनों के कत्ल में मुलव्वस करार दिए गए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपने हमें वक्त दिया, अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म लगा दी गई है। तोशाखाना केस अगले मरहले में दाखिल हो चुका। आज रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी बतौर मुल्जिम पेश हुए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, जिस पर जज असगर अली ने कहा कि पहले नवाज शरीफ का केस अलग करेंगे, फिर दीगर पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद करते हैं, जबकि अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अब मामला यह है कि आज एक केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया और कल के दूसरे केस में भी इन्हें मफरूर करार दिया जा सकता है। इसी से बचने के लिए उन्होंने आज सरेंडर करने के अदालती हुक्मनामे पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ बीमारी की आड़ में अदालती अहकामात के बावजूद अदालतों में पेश होने से गुरेजा हैं, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत सख्त बीमारी के बावजूद पेशियां भुगत रही है। ये सूरत हाल नहीं है, माजी में भी ऐसे ही होता रहा है। नाज़रीन, मुकदमात का सामना करने के हवाले से इन दोनों रहनुमाओं के तर्ज अमल में जमीन आसमान का फर्क रहा है। आसिफ जरदारी ने हमेशा कानून का सामना किया, अदालतों की पेशियां भुगती, जुर्म साबित हुए बगैर भी जेलें काटी हैं। आसिफ जरदारी और मुकदमात की आंख मचोली 24 साल से जारी। 1996 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बरतरफी के बाद आसिफ जरदारी पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग उस समेत सियासी मुकदमात बनाए गए, जिनकी वजह से उन्होंने 11 साल जेल में गुजारे। जिस्मानी तशद्दुद तक किया गया, हत्ता के ज़बान काटने की कोशिश भी की गई, लेकिन आसिफ जरदारी ने सब्र, तहम्मुल और हौसले के साथ उनका सामना किया। को ये भूलता ही नहीं कि आपको एक हथकड़ी लग गई थी। मियाँ, मेरी गर्दन आपने काटी, मेरी जुबान आपने काटी, आपने मेरे को जेलों में रखा, ये सारे केस बनाए हुए आपके हैं और मैंने आपको माफ किया। लेकिन दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ का माजी मुख्तलिफ रहा है। 1999 में जब उन पर तैयारा साजिश केस बनाया गया था और अदालत ने इन्हें हाईजैकिंग और दहशतगर्दी का मुजरिम करार दिया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी, तब भी नवाज शरीफ कैद झेलने की बजाय खामोशी से डील करके मुल्क से बाहर चले गए थे। सऊदी बादशाह और लबनान के वजीर आजम रफीक हुरैरी ने ये डील कराने में किरदार अदा किया था। जनरल मुशर्रफ के जमाने की तरह आज भी नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाने के लिए बैरूनी ताकतें मुतहर्रिक है और इस बात का एतराफ खुद वजीर आजम भी कर चुके हैं। जाने वजीर रेलवे शेख रशीद भी नवाज शरीफ के माजी की तरफ इशारा करते हुए कह चुके हैं कि नवाज शरीफ जेल से घबराते हैं जबकि जरदारी तगड़ा है। इस बार सऊदी अरब वाला टाइम नहीं आएगा। जरदारी जेल का जरा तगड़ा है और ये नवाज शरीफ ख़ानदान जेल के बहुत बुज़दिल लोग हैं, वो इससे बहुत घबराते हैं। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात का माहिर आदमी है और विकेट के दोनों तरफ खेलता है। पहले भी नवाज शरीफ को सऊदी अरब से शहबाज शरीफ ही लेके आए और अब बाहर ले जाने में भी उनका बड़ा रोल था। ये सोचे बैठा है कि कोई सऊदी अरब वाली टाइम आएगा, मेरा नहीं ख्याल आएगा। अब मामला ये है कि अदालतें साबिक वज़ीर आज़म को तलब कर रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस की अपील की समाअत है। अदालत ने नवाज शरीफ को तलब कर रखा है, लेकिन नवाज शरीफ ने एक बार फिर अदालत से इस्तदा की है कि इन्हें बीमारी की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अगर बीमारी के बावजूद आसिफ जरदारी अदालतों में पेश हो सकते तो नवाज शरीफ क्यों नहीं हो सकते? इस पर मजीद बात करेंगे। मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब शुक्रिया। सवाल मेरा वही है जो मैंने अपने पूरे इंट्रोडक्शन में किया सर, कि जरदारी साहब बीमार हैं और बीमार नजर भी आते हैं, वो अगर आ सकते हैं अदालतों में पेशियां भुगत सकते हैं, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं? और अगर जरदारी साहब कैद भुगत सकते हैं तो हर दफा ये तासुर क्यों मिलता है कि नवाज शरीफ साहब ने डील की और डील करके बाहर चले गए?
अली, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप जैसा बंदा अगर ये सवाल करे ना तो मुझे दुख ही है, और मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे ये बताएं कि 200 से ज़ायद पेशियाँ नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ भुगती उसने, और नवाज शरीफ बिस्तरे मर्ग पर अपनी बेगम को, शरीके हयात को छोड़कर अपनी बेटी को साथ लेकर जेल भुगतने के लिए आए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में किसी के खिलाफ FIR हो जाए तो वो पाकिस्तान से बाहर दौड़ता है, मगर वो सज़ा सुना दी गई थी तो बाहर से पाकिस्तान सज़ा भुगतने के लिए आए। फिर भी ये कोई सवाल करता है तो बड़ा अजीब लगता है। जहाँ तक तल्लक है कि वर्कर सारा समझता है जी, पार्टी को, वर्कर को, सर ये सवाल पाकिस्तानी अवाम को, अब तो उनको भी नहीं रहे। भाई आप सवाल कर रहे हैं ना, ये आज तो आप ही सवाल कर रहे हैं जी, मगर मैं ये सवाल करता हूँ आपके तवज्जुह से उन लोगों से, अगर आप सवाल कर रहे हैं या अदालत के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक जज जो अरशद मलिक है, गलत सज़ा देने पे या उसके गलत रोल पे उसको तो सज़ा दे दी जाती है, मगर सज़ा जो सुनाई जा रही है नवाज शरीफ को, उसका कुछ नहीं बनता। क्या वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे ये बता दें कि एक जाफरी साहब थे जज, जिन्होंने सज़ा नवाज शरीफ को पहले भी 13 हाईजैकिंग केस में 25 साल सुनाई थी, क्या बना उस सज़ा का? फिर बाद में लोगों ने कहा कि वो ज्यादती हुई थी। आज भी अरशद मलिक की सज़ा, दी गई सज़ा को कोई जस्टिफाई कर सकेगा? कोई पूछ सकेगा किसी से? और मुझे ये कोई बताए कि क्या नवाज शरीफ के हवाले से 2008 से आप लेते हो और 2018 तक का आप कहते हो एहतसाब करो, सब लोग यही कहते हैं, मैं भी इसी हवाले से मुतर्रक है, मगर नवाज शरीफ को 1947 से पहले से आप इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हो, इसके बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। अच्छा नहीं, कभी तोशाखाना निकल आता है, कभी कुछ और इल्जाम निकल आता है। ये एक तरफ रखें सर, लेकिन सर देखिए मियां साहब जब वापस आएंगे, आज नहीं तो कल जब भी वापस आएंगे, तो उनको तो अपना अल-अज़ीज़िया वाला मुकदमा ही भुगतना होगा ना, उसी को फेस करना होगा। ये तो एक अलग से मुकदमा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इसी मुकदमे में वो ये कहकर गए थे कि इलाज के लिए जा रहा हूं और इलाज करवा के वापस आ जाऊंगा। तो जब इलाज नहीं, जिस वक्त इलाज नहीं हो रहा था या नहीं हो पा रहा था, तो उस दौरान मियां साहब वापस आ जाते। मुझे ये अली बताओ कि क्या आज की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आपने? 2 स्टेट की, एक अमेरिका के डॉक्टर की और एक यूके के डॉक्टर की, वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? वही बात कर रहे हैं वो ताहिर शमसी साहब, वही बात कर रहे थे 12 डॉक्टर का बोर्ड इनका। अपने अदारों पर आप अदम एतमाद करते हो तो दुनिया के जो क्वालिफाई और जिनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, जो दुनिया मानती है, फिर आज मानोगे उस रिपोर्ट्स को? खुदा का खौफ करो अपनी लोगों की, अपने अदारों की, सिर्फ अपनी जिद हट धर्मी की वजह से आप अपने अदारों को दुनिया की नज़रों में गिरा रहे हो। आप दुनिया की नज़रों में अपने अदारों के मुतल्लिक ये कह रहे हो कि इन पर कोई एतमाद नहीं करेगा, तो कल को इस रियासत। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक और ख्वाजा सराह को मार दिया गया, ये सिलसिला कब से जारी है और आखिर ऐसा होता क्यों है? इनकी दुश्मनियां होती किससे हैं? वक्फे के बाद बात करें। नाज़रीन, एक ऐसा तबका जो पैदाइशी तौर पर ही मजलूम है, तन्हा है, आइसोलेशन का शिकार, ऊपर से बेहसिया सफाकियत उन लोगों की जिंदगियां भी छीन रही है। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर ख्वाजा सराह बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। एक ख्वाजा सराह से जिंदगी छीन ली गई है, एक ख्वाजा सराह जिंदगी की जंग लड़ रहा है। गुज़िश्ता रात जब ख्वाजा सराह गुलपाना और चाहत प्रोग्राम से वापस जा रहे थे तो ताक में बैठे हुए कातिल ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ख्वाजा सराह गुलपाना जहां बहक जबकि चाहत जख्मी हो गई। वाक़े के फौरी बाद लाश और जख्मी ख्वाजा सराह को खैबर टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि शादी की तकरीब खत्म होने के बाद नकाब पोश मुलजिमान ने ख्वाजा सराहों पर फायरिंग की। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और तहकीकात जारी है, जबकि कत्ल की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है। नाज़रीन, ख्वाजा सराहों के खिलाफ सफाकियत का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि खैबर
पख्तूनख्वा में तो खास तौर पर ख्वाजा सराओं के कत्ल के वाकयात इंतहाई तेजी से बढ़ रहे हैं। ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ट्रांस एक्शन अलायंस ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि 2015 से अब तक 69 ख्वाजा सराओं को खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल किया जा चुका है, लेकिन किसी भी मुलजिम को बड़ी सजा नहीं मिली। जबकि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी लॉ कमीशन ने इंकशाफ किया था कि 3 साल में मुल्क भर में 500 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जा चुका है और इन तमाम वाकयात के बावजूद पुलिस ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रही। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद के हवाले से कोई हतमी अदाद शुमार दस्याब नहीं है। 2017 की मरदमशुमारी में पहली बार ख्वाजा सराओं को भी गिनती में शामिल किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 10,418 शहरी ख्वाजा सरा हैं। नाज़रीन, उनके हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों का कहना है कि ये तादाद दुरुस्त नहीं है और असल में ये तादाद कम अज कम 4 से 5 लाख के दरमियान है और ये लोग बदतरीन जुल्म का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा में जो ख्वाजा सराओं पर जो जुल्म ढाया गया, इसी पर बात करेंगे। हम मौजूद हैं शीमेल एसोसिएशन की सदर अलमास बॉबी साहिबा और पेशावर की ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली आरजू साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आरजू, आपसे मैं आगाज़ करूंगा, मुझे ये बताइएगा कि ये हुआ किस तरह वाकया? क्या ये जो जिन पर हमला किया गया उनकी कोई दुश्मनी थी, कोई पहले से इनको धमकियां मिल रही थी जान से मार देने की? सर, वाक़या ये था कि इनकी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। हमारे ख्वाजा सरा बहनें जो हैं वो अपने फंक्शनों पे जाते हैं और अपने कमाने के ज़रिए के लिए कि वो वहाँ पर कमाएं और अपने घर का ख़र्चा और अपना चूल्हा जलाएं। तो ये जब फंक्शन पे गए तो फंक्शन से फारिग होकर जब फंक्शन ख़त्म होने वाला था कि ये अपनी गाड़ी पर वापस आ रहे थे और वह अपनी गाड़ी की तरफ मुड़े, तो जैसे ही अपनी गाड़ी चढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक बंदा आया और उसके ऊपर पिस्तौल रखा तो इन दोनों को शूट करवा दिया। हालांकि इसके साथ 2 और भी थे लेकिन वो मैदान में थे कि उनका फंक्शन जो था ख़त्म होने वाले का टाइम था, तो वहाँ से वो आ रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ और इसी दौरान उनको मार दिया। तो नामालूम अफराद थे, अभी तक तो कोई ऐसा मसला कोई ऐसा वो सामने नहीं आया कि किस वजूहात से इनको मारा गोली मार दी गई। लेकिन अभी इसके तकरीबन 1 महीना के 1.5 महीना पहले कुछ बंदों के साथ इनका तनाज़ा आया हुआ था, तो उन लोगों ने इनको धमकी दी हुई थी और वो भी मैदान में सरेआम फंक्शन के अंदर उनको मारा पीटा गया था। तो इन लोगों ने जो है इन ख्वाजा सरा बहनों ने उनके ऊपर FIR किया था। फिर उन्होंने बोला था कि ये FIR आप लोग वापस ले लो, अगर आप नहीं लोगे वापस नहीं करेंगे इस FIR को तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था उस FIR पे, जो कि वो यहाँ पर पेशावर में किला का बडबेर थाना है और वहाँ पर कोई भी किसी ने किस लिहाज से भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कह रहे कि शायद हो सकते ये वही बंदे हों, लेकिन अभी तक वो कोई वजूहात ऐसे सामने नहीं आया कि किस वजूहात से ऐसा हो चुका। ना इन ख्वाजा सराओं के किसी के साथ दुश्मनी थी, ना इनकी किसी के साथ लड़ाई थी, ना किसी के साथ बेद बाइसा था, ना किसी के साथ कोई ऐसा लेना देना था। तो अभी पता नहीं चल रहा कि किस वजूहात पे मारा पीटा है। अच्छा, चले, बिल्कुल ठीक है। अब अलमास बॉबी साहिबा, लेकिन अक्सर यही देखने में आया है कि कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई मर्द शामिल होता है जिसको कोई रंजिश होती है, जिसकी बिना पे वो किसी ख्वाजा सरा का कत्ल कर देता है। अदरवाइज ख्वाजा सरा ये जो इस तरह से अपना दिन गुजारते हैं, अपनी रोजी रोटी पूरी करते हैं, ना उसका उनका किसी से कोई लेना ना देना, ना दुश्मनी, ना कोई और मसला। तो बेसिकली अब तक जितने कत्ल हुए हैं इनमें कोई कॉमन वजह अब तक क्या सामने आई है? देखें अली हैदर साहब, पहले ज़माने में तो कभी कभार कोई मर्डर हो जाता था ख्वाजा सराओं का। आजकल जो है वो एक के बाद दीगरे जो है वो इनके मर्डर्स होने शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। 4 साल पहले हम दिल्ली गए थे, जिनके घर एकता के घर 4 दिन पहले उसको भी दरवाजे के ऊपर इस तरह फायरिंग करके मार दिया गया है। 4 दिन पहले दिल्ली में जहाँ उनके घर गए थे। तो ये भी बता रही थी आजू के उनकी दुश्मनी थी उनके साथ। फंक्शन में भी इस तरह हो जाता है, कभी कोई लोग कहते हैं कि मेरे सामने डांस करो, दूसरी पार्टी कहती है मेरे सामने डांस करो। इस वजह से भी उनके क्लैश हो जाता है, तो वो अपने दिल में दुश्मनी रख लेते हैं। 5% लोग जो होते हैं वो अगर
किसी को चाहते हमारे साथ दोस्ती कर ले तो वो दोस्ती ना करे, तो उस रंजिश और उसमें जेलसी में आके भी उसके मर्डर कर देते। लेकिन जहां तक थ्रू आउट देखा गया है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो है कि 90% जो है वो उनके दोस्त होते हैं जो उनका मर्डर करते हैं। हाँ 5% वो अलग होते हैं, 5% अलग होते हैं। इनकी जो है वो किसी के साथ दुश्मनी होगी, FIR करवाई, उस वजह से, उस अनाद की वजह से उन्होंने इनका मर्डर कर दिया। देखिए वजह कोई भी हो, चाहे उनका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, एक इंसान की जान जो है वो बहुत कीमती है, चाहे वो ख्वाजा सराय, चाहे वो औरत है, चाहे मर्द है। तो किसी का मर्डर कर देना ये बहुत ज्यादती है, बहुत जुल्म है, और ये जो आए दिन हो रहे हैं इनका सद्देबाब भी होना चाहिए और कानून को अपना बताना चाहिए, विल बतानी चाहिए कि मैं हूं। लेकिन पाकिस्तान में यही सवाल मेरा कि कानून ने अब तक क्या किया। आरजू आप बताइए कि KPK में जितने कत्ल अब तक ख्वाजा सराओं के हुए हैं, लोग पकड़े भी गए, तो क्या उनमें से लोगों को सजा मिली? अभी तक किसी को ऐसे फांसी की सजा नहीं मिली, किसी को ऐसे इबरतनाक सजा नहीं मिली। जितना भी टाइम गुजरता है दिन ब दिन ये कत्ल खैबर पख्तूनख्वा में होते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस तो अपना काम कर लेते हैं, उनको पकड़वा लेते हैं, लेकिन अदालती निज़ाम जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का है वो ठीक नहीं है। जब वो अदालत जाते हैं तो उनको चाहिए जज साहब के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको उसकी जितना उसने जुल्म की है, अगर किसी का कत्ल की है, किसी के बाल काटे हैं, किसी का रेप किया है, किसी का जात जो भी जाति की है, तो उसके मुताबिक उस दफों पे उसी तरह उनको भी सजा दी जाए। और मैं तो कह रही हूँ अगर किसी एक बंदे को भी इस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में हर ट्रांस को कत्ल कर लेता है, तो मैं कह रही हूँ किसी एक को भी अगर सजाए मौत हो जाए या इबरतनाक सजा उनको मिल जाए तो आइंदा कोई भी ख्वाजा सरा उनको कत्ल नहीं करेगा। आरजू साहबा वैसे कार्रवाई होती क्या है जब कोई ख्वाजा सरा कत्ल होता है, तो पुलिस उसके बाद कार्रवाई करती क्या है? क्या उसमें थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा करती है या फिर FIR जल्दी से दर्ज करके फौरन कार्रवाई का आगाज करती है? क्या प्रोसेस में आपको मुश्किल पेश आती है? बहुत मुश्किल पेश आती है। हम तो जब भी खैबर पख्तूनख्वा थानों पे जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमारे FIR दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो रोजनामचा लिखा जाता है और 4-5 दिन वो भी हम उनके पीछे आते हैं, जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बंदे आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़वाए। तो हालांकि हम उनके नंबर भी देते हैं, उनके घर का एड्रेस भी बताते हैं, फिर भी वो ना उनके नंबर ट्रेस होते हैं, ना उनके घर पे जाते हैं, ना उन पे छापा मारते हैं, ना उनको पकड़वाते हैं। तो पुलिस भी बड़ी मुश्किल से हमारे साथ कोऑपरेशन करती है। कभी की पुलिस ने हमारे साथ वक्ती टाइम पे जो है उन्होंने सही कोऑपरेशन नहीं किया। तो इन केस में थोड़ा सा ऐसा था कि DSP साहब एहसान शाह था और एहसान शाह, और इसके अलावा इसे जो ताकाल पयान का था सरदार साहब, उन्होंने हमारे साथ बहुत जो है अच्छा तरीके से कोऑपरेशन किया कल रात को हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों का रवैया था वो बहुत गलत था हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।